हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ट्रांजिएंट एनालिसिस की सीरीज आप लोग देख रहे हैं और इस सीरीज के अंदर का आज ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है भाई। आज की क्लास में हम लोग देखिए, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने न्यूमेरिकल और आरएलसी सर्किट जो है वो बनाया हुआ था। आरएलसी ट्रांजिएंट्स की जो सर्किट्स थी उसके ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम लोगों ने देखा था। एक आध यूनिवर्सिटी एग्जाम की यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी सॉल्व किया था हम लोगों ने। ठीक है, मैंने आपको कल ही बोला हुआ था कि आरएलसी का जो ये टॉपिक है ट्रांजिएंट्स का, ये चलता रहेगा। अभी बहुत सारे टॉपिक आगे और आने को हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सोर्स फ्री आरएलसी नेटवर्क। सोर्स फ्री आरएलसी का एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सोर्स फ्री में भी स्पेसिफिकली हम लोग सीरीज आरएलसी सर्किट्स को एनालाइज करेंगे सेकेंड ऑर्डर पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज का टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल सा है, मस्त तरीके से समझ में आएगा, बस ध्यान दीजिएगा। आई होप प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यूएशन में आप देखे होंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे से कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो आज का टॉपिक है सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी। सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी का ट्रांजिएंट एनालिसिस हमको करना है, इसके रिस्पॉन्स को समझना है। आज यहाँ से बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो एजे एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना उन सारी चीजों को नोट करते जाइएगा जो मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एजे के लिए भी। देखिए यहाँ पर जिस सर्किट की हम लोग बात कर रहे हैं, सोर्स फ्री नेटवर्क जब आपको बोला जा रहा है, इसका मतलब आरएलसी सीरीज होने के साथ साथ कोई भी सोर्स नहीं लगा हुआ है। सोर्स नहीं लगा हुआ है इसका मतलब क्या, अजम्पशन तो करना पड़ेगा सर कुछ ना कुछ। अजम्पशन ये है कि आपका ये जो नेटवर्क है या ये जो इस नेटवर्क के अंदर के जो ये चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है या एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं, ये पहले से एनर्जाइज्ड हैं। ये आपका अजम्पशन रहेगा। सो लेट अस अज्यूम वी हैव अ रजिस्टर आर, एक इंडक्टर है एल हेनरी का और एक कैपेसिटर है सी फैरेड्स का, जो एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और क्या अजम्पशन करना होगा सर? अगला अजम्पशन ये है कि भाई यहां इंडक्टर के थ्रू जाने वाली करंट, लेट्स से दिस करंट इज आई नॉट, इस करंट को मैं आई नॉट बोल लेता हूं। इसके अक्रॉस का वोल्टेज इज वी नॉट, है ना। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल जो है इट इज टर्म्ड एज वी नॉट। किसके अक्रॉस का? कैपेसिटर के अक्रॉस का। सी फैरेड का कैपेसिटर है और इस तरीके की कुछ सर्किट है हमारे। ठीक है, अजम्पशन लिख देते हैं यहां पे, अज्यूमिंग the energy storing elements to be initially energized। मान के चलो कि ये जो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है ये पहले सोर्स से जुड़ा होगा ये सेक्शन, और इनिशियली ये लोगों ने एनर्जी स्टोर कर लिया होगा। अब क्या हो रहा है, अब ये लोग अपने डिस्चार्जिंग स्टेट पर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग अपने डिस्चार्जिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं। जब डिस्चार्जिंग स्टेट की तरफ जा रहे हैं, इस कंडीशन पर आपको जो डिस्कस करना है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, केवीएल अप्लाई करते हैं करंट आई का यूज करके। ठीक है, अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन द मेश। एकदम फटाफट से सॉल्व करवाऊंगा आपको, ध्यान से देखते जाइएगा। केवीएल अप्लाई करेंगे, एक्सप्रेशन आएगा मेरे पास आर इंटू आई प्लस इंडक्टर है तो इंडक्टर है तो एल डी आई बाई डी टी प्लस कैपेसिटर है तो यहां पे हो जाएगा 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी ऑफ आई डी टी इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहां से इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो यहां से मुझे सबसे पहले इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट को हटाने की जरूरत है। ठीक है, कैसे हटाऊंगा मैं? मुझे पता है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, आई कैन से सिंस 1/c इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू टी ऑफ आई डी टी इज नथिंग बट वी नॉट। कैपेसिटर का वोल्टेज ही तो है ना, कैपेसिटर वोल्टेज को वी नॉट से डिनोट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो लेट इट बी वी नॉट, है ना। वो पूरा एक्सप्रेशन जो है किसको इंडिकेट कर रहा है? इट इज शोइंग द वैल्यू ऑफ वी नॉट। ठीक है भाई, ऑल्सो आई कैन से उस इक्वेशन को अगर मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू dt, विथ रिस्पेक्ट टू t। सो डिफरेंशिएटिंग प्रीवियस इक्वेशन
विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आर ऑफ डी आई बाई डी टी प्लस एल डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी इंटू आई इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन का पोर्शन हट गया यहां से। अब हायर ऑर्डर हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर एल डी आई, एल के मल्टीप्लीकेशन में, तो इंडक्टेंस से मैं डिवाइड कर देता हूं। हायर ऑर्डर को मैं यहां से इस नंबर से फ्री कर देता हूं, इस इंडक्टेंस के पोर्शन से फ्री कर रहा हूं। सो डिवाइडिंग बाई एल, दिस विल बिकम आर अपॉन एल डी आई बाई डी टी। यहां से बहुत सारा रिलेशन निकलेगा, अभी ध्यान से देखिएगा, प्लस डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी ऑफ आई इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में है मेरे पास 0 है ऑलरेडी, इक्वल टू की दूसरी तरफ 0, इसका मतलब ओनली सी एफ पार्ट, नो पी आई पार्ट। ठीक है, ये तो समझ आ गया सर। अच्छा, ये एक्सप्रेशन भी हमको समझ में आती है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। इस एक्सप्रेशन को अगर प्रॉपरली अरेंज करके लिखना हो तो मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे अरेंज करके लिखूंगा, डी स्क्वायर आई बाई डी टी का स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी आई बाई डी टी प्लस आई अपॉन एल सी इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन को अभी यहीं छोड़ दीजिए, काम कुछ और करना है अभी फिलहाल। इस एक्सप्रेशन को अभी के लिए यहीं पे रोक देते हैं, मुझे कुछ और करना है। मुझे इनिशियल कंडीशन की बात करनी है। यहाँ पे क्या बात करनी है, देखिए ये जो आया, ये क्या आया, ये मेरे पास आया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेरे पास 2 इनिशियल कंडीशंस हैं। मेरे पास कितने इनिशियल कंडीशंस हैं, 2 इनिशियल कंडीशंस हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से, आई हैव 2 इनिशियल कंडीशंस। टू इनिशियल कंडीशंस, कौन सा, आई ऑफ 0 एंड डी बाई डी टी ऑफ आई एट 0, है ना, दैट इज फ्रॉम वी, या वी नॉट बोल लो आप इसको, ये तो वी नॉट से आया हुआ है ये। तो ये 2 इनिशियल कंडीशंस मेरे पास है, जिसके लिए मुझे इसको पूरा सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, डी ऑफ आई एट 0 अपॉन डी टी। ठीक है, इस रिस्पेक्ट में बनाना है मुझे, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 1 को और कैसे लिख सकता हूं, देखिए मुझे ना आई के डेरिवेटिव का इनिशियल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उस आई के डेरिवेटिव का इनिशियल वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं जो अपनी प्रीवियस वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं, इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कौन से इक्वेशन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट्स से इफ दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ए, इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए के रिस्पेक्ट में जरा मैं बात करूं, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए क्या फाइंड कर रहा हूं मैं आई के डेरिवेटिव की इनिशियल वैल्यू को फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, द इनिशियल वैल्यू फॉर द डेरिवेटिव ऑफ आई। ठीक, ये फाइंड करना है। क्या क्या एक्सप्रेशन है भाई मेरे पास, देखिए किसको किसको क्या क्या लिख सकते हैं मैं वो बता देता हूं। आर ऑफ आई है मेरे पास, ठीक है, आई 0 इसको लिख लीजिएगा क्योंकि इनिशियल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आई एट 0, एल डी आई बाई डी टी आई एट 0, 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, क्या चीज है, दिस इज वी एट 0। चलो ठीक, तो हम लोग लिखेंगे आर आई एट 0 प्लस एल डी आई बाई डी टी, एल डी बाई डी टी ऑफ आई एट 0 प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन सी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, क्या होता है ये, इट इज वी नॉट, इट इज इक्वल टू 0। कैपेसिटर वोल्टेज है वी नॉट। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास जो आई नॉट है वो क्या है, जो मैं आई नॉट यहां से बोल रहा हूं वो इंडक्टर के थ्रू जाने वाली करंट है। आई नॉट और कुछ नहीं, ये देखिए आई 0 जो है ना, आई एट 0, करंट एट 0, ये वही करंट है जो इंडक्टर के थ्रू जा रही है। आप इसको IL भी लिख सकते हो अपने सहूलियत के लिए, अपने याद रखने के हिसाब से, बट हम लोगों ने क्योंकि अपने डायग्राम में आई नॉट से एक्सप्रेस किया है, देखिए यहाँ पे
तो मैं उसी फॉर्म में लिख रहा हूं। तो मतलब करंट इस ब्रांच से जो गुजरेगी ये वही करंट होगी जो इंडक्टर के थ्रू जा रही है, ठीक है। तो मैं एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख रहा हूं कि I0 जो है वो तो I0 ही है, तो जहां जहां I0 उसको I0 पुट कर देता हूं मैं, R ऑफ I0 प्लस एल डी I0 बाई डी टी प्लस V0, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से डी I0 अपॉन डी टी की वैल्यू मुझको मिल जाएगी, ठीक है। और आई कैन से डी आई एट 0 डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू -1 अपॉन एल। देखिएगा वैल्यूज को उस तरफ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा उधर जाके -1 अपॉन एल आर I0 प्लस V0, आर ऑफ I0 प्लस V0। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक डेरिवेटिव के फॉर्म में वैल्यू हमको मिल गई, एक डेरिवेटिव के फॉर्म में वैल्यू मिल गई। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये एक्सप्रेशन मुझको यहां से मिलता है, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमको यहां से डी I0 बाई डी टी की वैल्यू तो मिल गई। हमको पता है कि जब सोल्यूशन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब कैलकुलेट करते हैं तो उसका सोल्यूशन कैसा मिलता है। उसका सोल्यूशन मिलता है हमको I0 e रेज टू द पावर I0 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। क्या चीज होता है ये, दिस इज द सोल्यूशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो पहले भी हम लोग सॉल्व किए हुए, आज से 4-5 क्लास पहले मैंने आपको बताया हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो चल रहा है इसका जब मैं सोल्यूशन बनाऊंगा इस फॉर्म में बनता है ये, ठीक है। तो अगर हम लोग अज्यूम करें कि लेट अस अज्यूम I is equals to A into e raised to the power st पॉजिटिव। अगर मैं I की जगह पे इसको अज्यूम करूं A into e raised to the power st और इसको मैं पुट कर दूं अपने प्रीवियस एक्सप्रेशन के अंदर, कौन से एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन में, स्टैंडर्ड जो एक्सप्रेशन है, कुछ नाम रख देते हैं इसका। मान लीजिए इसको लिख देता हूं मैं इक्वेशन बी। इसमें पुट कर दीजिए जरा उसी सेम वैल्यू को, क्या एक्सप्रेशन बनता है यहां से, ठीक है। ये क्या चीज है, ये देखिए यहां पे जो मैंने लिखा ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। पुटिंग इन इक्वेशन बी, इक्वेशन बी में अगर मैं पुट करता हूं तो डी स्क्वायर बाई डी टी, डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी, डी स्क्वायर ऑफ आई, ये वाला इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसका डी स्क्वायर ऑफ आई अगर मैं पुट करूं, एक बार एक्सप्रेशन में लिख ही देता हूं ताकि मुझे ध्यान रहे, डी स्क्वायर ऑफ आई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस आर बाई एल डी आई बाई डी टी प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू आई इक्वल्स टू 0। यही एक्सप्रेशन था ना मेरे पास। अब इसी में आई की जगह पे मुझे ए इंटू ई रेज़ टू पावर एस टी का एक्सप्रेशन जो है वो पुट करना है। तो यहाँ पे इसका डबल डिफरेंशिएशन है, डी का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इंटू एस का स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर एस टी प्लस यहां पे क्या है आर बाई एल एस इंटू आर बाई एल ए ई रेज़ टू द पावर एस टी प्लस 1 अपॉन एल सी इंटू आई, ठीक है। ये हो जाएगा ए ई रेज़ टू द पावर एस टी डिवाइडेड बाई एल सी, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, ए इंटू ई रेज़ टू द पावर एस टी कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए। सो देयरफॉर ए इंटू ई रेज़ टू द पावर एस टी, इसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा मेरे पास एस स्क्वायर प्लस एस इंटू आर बाई एल प्लस 1 बाई एल सी, दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक्सप्रेशन कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये जो एक्सप्रेशन आया मेरे पास ना क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म में दिख रहा है, यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अच्छा इसको ये सोचें आप लोग, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं हम लोग, इसका कोई रीजन? इसका रीजन ये है
कि ये ही इक्वेशन मुझको करंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है, करंट की जो रूट्स आएंगी यहाँ पर ना, ठीक है। तो इससे मतलब यहाँ से जो रूट्स निकल के आएंगे वो मुझे करंट की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताएंगे। दैट इज वाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर इक्वेशन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ करंट। समझ गए इसका रीजन? चलिए आगे देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो अब रूट्स हमको निकालना है। तो फाइंडिंग द रूट्स, फाइंडिंग रूट्स ऑफ इक्वेशन एस स्क्वायर प्लस एस इंटू आर बाई एल प्लस 1/LC इक्वल्स टू 0। चलो रूट फाइंड कर लेते हैं। सो S12 कैन बी गिवन एज -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही तरीका होगा। तो -b माइनस r बाई एल प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर r बाई एल का स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या चीज है यहाँ पे? a तो 1 है और c कितना है? 1/LC। सो 4 इंटू 1/LC होल डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a। ठीक है, किसकी वैल्यू निकल रही है यहाँ से? रूट्स S1 एंड 2 दोनों की वैल्यू हम लोग बता रहे हैं यहाँ से। ठीक है, सो वी विल गेट S12 एज, इस 2 को ऊपर भेज दीजिए, 2 to the 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस होल थिंग विल बिकम इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 बचेगा यहाँ पर ना, तो ये 2 को मैं अंदर भेज रहा हूँ, ये बन जाएगा -r/2l प्लस माइनस अंडर रूट, ये बचेगा r/2l का होल स्क्वायर। ये 2 भी गया यहाँ से, अंदर बचा 4, 4 और 4 कैंसिल, -1/LC। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बच रहा है मेरे पास। अब इस एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कर लो, S1 S2 अलग अलग बता दो आप। सो यू कैन से S1 इज -r/2l प्लस अंडर रूट r/2l का होल स्क्वायर माइनस 1/LC। और सिमिलरली S2 जो है हमारा, वो क्या चीज है भाई? ये है -r/2l माइनस होल अंडर रूट r/2l का होल स्क्वायर माइनस 1/LC। एक्सप्रेशन क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं सर? इसको जरा अल्फा और ओमेगा नॉट के फॉर्म में बताइए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि अल्फा यानी कि डैम्पिंग कोफिशिएंट जो उसकी वैल्यू क्या होती है? r/2l। यहाँ पे r/2l उसी को शो कर रहा है। सो वी नो दैट alpha is r/2l and omega naught is 1/LC। थोड़ा इसको ठीक कर लेते हैं। ओमेगा नॉट इज 1/LC रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन है तो अगर मैं इस रूट्स को इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो क्या हो जाएगा? तो मुझे एक और चीज इससे समझ में आता है कि देयरफॉर आई कैन से कि ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ये भी बोल सकता हूँ ना, रूट हटाऊंगा ओमेगा नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। तो जब भी मुझे 1/LC लिखना होगा तो उसकी जगह मैं ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जैसे कि यहाँ। अब बोलिए रूट कैसा बन जाएगा? सो देयरफॉर वी विल गेट S1 विल बी इक्वल टू फाइनली माइनस ऑफ अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो कल की क्लास में मैंने एक्सप्रेशन क्वेश्चन बनाने के समय डायरेक्टली यूज किया हुआ था। मैंने आपको बोला था कि आगे चल के बताऊंगा कि एक्सप्रेशन कैसे आता है। ये कंडीशन, इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है। एंड S2 इज माइनस ऑफ अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। तो अभी आपको ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आ गया। इस एक्सप्रेशन से बहुत क्वेश्चन बने हुए पास्ट में, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से अल्फा के फॉर्म में। अभी आज की क्लास में भी अगर समय बचता है तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज होगा वहां पे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये भी और ये भी, दोनों ही रूट्स का जो फंक्शन है ये पूरा काम का है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, डन। तो ये हमको रूट्स का एक्सप्रेशन मिल गया यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। अब बताइए इस रूट्स को क्या बोलते हैं? यही हमारा, देखिए जब भी हम लोग सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी का रिस्पांस कैलकुलेट जो करते हैं ना,
उसका रिस्पॉन्स ही हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहता है। जो रिस्पॉन्स हमको मिलता है, ये जो S1 S2 के फॉर्म में मिल रहा है, यही नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, the roots S1 and S2 will represent the natural frequency of circuit and its unit is, इसके यूनिट को लेके अगेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट्स यूनिट इज नेपर्स पर सेकेंड। इस फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है, हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, नेपर्स पर सेकेंड। ठीक है, इसकी यूनिट इस तरीके से होती है, सर्किट के नेचुरल रिस्पॉन्स से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, है ना। रिप्रेजेंट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट एंड इट्स यूनिट इज नेपर्स पर सेकेंड। काम का डेटा है ये, थ्योरी बड़ा इंपॉर्टेंट किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए। ठीक है भाई, तो ये पॉइंट ध्यान में रहेगा हमको। ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा हमारा नेपर फ्रीक्वेंसी है, डैम्पिंग फैक्टर है, नेपर्स पर सेकंड के फॉर्म में इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई का 3 पॉसिबल सोल्यूशन है। कितना, 3 पॉसिबल सोल्यूशन है। ठीक है, सो वी कैन से हियर वी हैव 3 possible solutions, 3 possible solutions of I के लिए 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस है। क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है, देखिए यहां जो एक्सप्रेशन है ना आपका, कभी कभी इस एक्सप्रेशन को भी आपको अल्फा और ओमेगा के फॉर्म में दिखाने बोलेगा। कौन सा एक्सप्रेशन, ये नहीं, और इससे पहले का ये वाली एक्सप्रेशन जो है, इससे एक पेज और पीछे चले जाइए, ये इस एक्सप्रेशन को भी अल्फा ओमेगा के फॉर्म में दिखाने बोल सकता है, स्टार्टिंग वाले एक्सप्रेशन को भी दिखाने बोल सकता है। तो मैं वो भी बनवाऊंगा आपको आज ही के क्लास में। ठीक है, चलिए क्या क्या 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं फॉर आई। तो हमको पता है, वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू, देखिए आई का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हमारे पास, आई का एक्सप्रेशन है a इंटू ई रेज टू द पावर एस टी, ये एक्सप्रेशन है, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ a1 e raised to the power s1t plus a2 e raised to the power s2t, इनके सम के फॉर्म में ये चीज होगा। ठीक, तो ये आई का रिस्पॉन्स है, आई का एक्सप्रेशन है यहाँ पे। a1 a2 कैसे पता चलेगा, इनिशियल रिस्पॉन्स से डिटरमाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, a1 एंड a2 आर डिटरमाइंड from initial response, from the initial response। ठीक है, I naught and d by dt of I naught, या I at 0 and d by dt of I at 0। ठीक है, which is from V naught। ठीक, क्या क्या रिस्पॉन्स है यहाँ पे, तो सर यहाँ पर जो 3 रिस्पॉन्स है ना, वो ये हो सकता है, मतलब 3 जो पॉसिबिलिटीज है इसकी, वो ये हो सकता है कि या तो अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा, या फिर अल्फा स्मॉलर देन ओमेगा नॉट होगा, या फिर अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा। तो लास्ट वाली कंडीशन क्या है, क्रिटिकल डैम्पिंग की। अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट की कंडीशन। अल्फा लेस देन वाला कंडीशन आया तो अंडर डैम्प्ड, और अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट आया तो ओवर डैम्प्ड सर्किट। ठीक है, तो क्रिटिकल डैम्प, ओवर डैम्प्ड एंड अंडर डैम्प्ड, ये तीनों कंडीशन के हिसाब से आप बना सकते हो। अच्छा, इसी तीनों में आपको रूट्स पूछेगा, जनरल सोल्यूशन पूछेगा, ये 2 चीजें भी पूछता है। एक एक करके मैं बता देता हूं आपको जल्दी से। तो सबसे पहले जब आप बोलोगे अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, क्या कंडीशन है ये, दिस इज ओवर डैम्प्ड कंडीशन, दिस इज ओवर डैम्प्ड कंडीशन। ग्राफ तो मैंने आपको बता रखा है इसका कंडीशन। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हियर C is greater than 4
4r/l, उल्टा लिख दिया मैंने, 4l/r का स्क्वायर। इस इंप्लीकेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो दोनों ही रूट्स इसके कैसे हैं, हियर बोथ द रूट्स आर नेगेटिव एंड रियल। रियल एंड डिस्टिंक्ट तो रहेंगे, नेगेटिव रूट्स भी मिलेंगे हमको यहाँ पे, ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा, इसका रिस्पॉन्स आएगा, करंट का रिस्पॉन्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आई ऑफ टी इज गिवन एज a1 e raised to the power s1t प्लस a2 e raised to the power s2t। ये एक्सप्रेशन आया। तो हम लोगों ने डी के फॉर्म में एक्सप्रेशन बनाया था बहुत स्टार्टिंग में, उसी से पूरा मैच होता हुआ आपको ये एक्सप्रेशन दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डीके होके जीरो तक पहुंचता है। जैसे जैसे टी को बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे इसमें फॉल आएगा, इसमें डीके आना शुरू होगा और वो डीके होते होते ये जीरो तक रीच कर जाएगा, ठीक है भाई। तो डीके होता है और ये टी के बढ़ने पर जीरो की तरफ ये बढ़ता है, ठीक। कैसा रिस्पॉन्स दिख रहा होगा ग्राफ के अंदर, देखिए ग्राफ के अंदर इसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दिखेगा नॉर्मली, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लो यहाँ करंट और यहाँ पर टी टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा आई ऑफ टी के फॉर्म में। अच्छा, S2 की वैल्यू हम लोग अभी फाइंड किए हुए हैं, लिख देता हूँ S1 और 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट अल्फा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा नहीं बस ठीक, तो अल्फा का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। चलिए सेकंड कंडीशन पर आते हैं। केस 2 इज फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। मान लो क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन बतानी है तो ये तब होती है जब अल्फा बिकम्स इक्वल टू ओमेगा नॉट। दिस इज द केस फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट इतना सॉल्व कर लीजिएगा कि आपको ना जो इसके की पॉइंट्स है वो समझ में आ जाए बढ़िया वे में। तो क्रिटिकल डैम्पिंग की कंडीशन अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट कब अराइज होती है, जब सी जो होता है वो बराबर हो जाता है व्हेन सी इज इक्वल टू 4l/r स्क्वायर, ग्रेटर नहीं इस बार इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू 4l/r स्क्वायर, ठीक है। S1 S2 दोनों बराबर है, माइनस ऑफ अल्फा यानी कि माइनस ऑफ r/2l। S1 S2 दोनों माइनस अल्फा के बराबर हो जाते हैं यानी कि माइनस r/2l के फॉर्म में, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या मिलता है यहाँ पे, रिस्पॉन्स सोचिए इसका कैसा रहता होगा। इसके रिस्पॉन्स का कैलकुलेशन मैं आपको करवा देता हूं जल्दी से ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे रिस्पॉन्स का एक आपके माइंड में थॉट आता है, इसको लिखिएगा मत क्योंकि इसको मिटवाना पड़ेगा मुझे अभी, क्योंकि ये रॉन्ग है, ठीक है। मैं पहले लिख देता हूं रॉन्ग। एक प्रोसेस ऑफ थॉट के हिसाब से अगर आप सोचो कि आई ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स कैसा बोलना चाहिए, a1 e रेज़ टू द पावर s1t प्लस a2 e रेज़ टू द पावर s2t। यही रिस्पॉन्स तो आएगा ना सर यहाँ पे भी, एंड दैट इज इक्वल टू a3 e रेज़ टू द पावर s3t, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं तो रिस्पॉन्स तो ऐसा दिखना चाहिए। अब इसमें तकलीफ क्या है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर a3 जो है ना वो a1 प्लस a2 का सम है। कैसे है a3 a1 प्लस a2 करके आ रहा है सर, इस हिसाब से है, क्या ये पॉसिबल है? इनिशियल कंडीशन कितनी थी, 2, इक्वेशन कितना आया, 1, कौन से कांस्टेंट से सेटिस्फाई हुआ, एक ही कांस्टेंट से। हाउ इज इट पॉसिबल, 2 इनिशियल कंडीशन है, 2 कांस्टेंट से सेटिस्फाई होगा ना, एक कांस्टेंट से कैसे सेटिस्फाई हो रहा है आपका इक्वेशन, ठीक है। समझ गए क्या तकलीफ है यहाँ पे। तो अगर मैं ऐसे अप्रोच करूंगा तो ये अप्रोच गलत है, और गलत क्यों है इसके पीछे का रीजन है कि भाई आपके पास अगर 2 इनिशियल कंडीशंस है तो भाई आई नॉट या आई एट 0 एंड डी बाई डी टी ऑफ आई एट 0, ये दोनों इनिशियल कंडीशन के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो अगर ये 2 कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूं तो मेरा एक ही कांस्टेंट से कैसे बन जा रहा है, एक ही कांस्टेंट है ना ये a3 e रेज़ टू द पावर s3t, ये एक कांस्टेंट है a3। हाउ इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये कैसे सॉल्व होगा, समझ गए मिस्टेक क्या होता है इसमें, दोबारा कंसीडर करिएगा। सो देयरफॉर हम लोग स्टार्टिंग से अपने एक्सप्रेशन में फिर से आते हैं, d2i/dt का स्क्वायर प्लस r/l di/dt प्लस
1 अपॉन एल सी ऑफ आई इक्वल्स टू 0। यही एक्सप्रेशन था ना हमारे पास शुरुआत में, ठीक है। अब हमको ये पता है कि यहां पर वी नो दैट अल्फा जो है वो तो ओमेगा नॉट के बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू आर बाई 2l। यहां पे अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो इसको 2 अल्फा लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस आर बाई एल है, आर बाई 2l यानी कि 2 इंटू अल्फा बोल सकता हूं मैं इसको, 2 अल्फा इंटू डी आई बाई डी टी प्लस 1 अपॉन एल सी क्या चीज़ है बताओ, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा एक्सप्रेशन बन सकता है इसका, सोचिए ज़रा, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि मेरा अल्फा हो चाहे ओमेगा नॉट हो, है तो दोनों की वैल्यू सेम, तो मैं इसको अलग अलग दो नया टर्म ना ला के इससे अच्छा है कि मैं इसको अल्फा का स्क्वायर ही लिख देता हूं, बात तो अभी भी वही होगी। लेट दिस बी अल्फा स्क्वायर आई। अब तो देखो ठीक है, क्योंकि बोथ आर इक्वल ना इन दिस केस, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ओमेगा नॉट की जगह अल्फा लिख देता हूँ, तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो एक्सप्रेशन में अब क्या हो गया, देखो डबल डिफरेंशिएशन है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ क्या चीज, डी आई बाई डी टी प्लस ये वाला एक्सप्रेशन, तो डी आई बाई डी टी प्लस अल्फा आई, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट। दोबारा से अगर लिखूं आगे तो प्लस अल्फा इंटू डी आई बाई डी टी यहां का, और दोबारा एक बार फिर से आएगा प्लस अल्फा आई, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर था। ऐसे फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं ना इसको, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लिया। अब देखिए ऐसा मान लेते हैं कि डी आई बाई डी टी प्लस अल्फा आई जो है उसको एफ मान लो आप, लेट डी आई बाई डी टी प्लस अल्फा आई इज इक्वल टू एफ, एफ फ्रीक्वेंसी मान लो आप इसको, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का नाम आप एफ से मान लो, ठीक है। तो डी बाई डी टी ऑफ एफ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहां पर, देयरफॉर डी बाई डी टी ऑफ एफ प्लस डी बाई डी टी ऑफ एफ प्लस अल्फा आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई है ना प्लस अल्फा एफ, ठीक है, प्लस अल्फा एफ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये क्या बन गया, अब जाके बना ना मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए स्क्वायर का टर्म हट गया ना, सेकंड ऑर्डर वाला पार्ट, अब मैं इसको ना फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया हूं। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, a इंटू ई रेज़ टू द पावर एस टी, यहां पे भी वैसे ही बनेगा है ना, यहां पे भी इसी तरीके से बनेगा। तो f इज इक्वल टू इट्स सॉल्यूशन विल बी गिवन एज f1 इज इक्वल टू, या f ही मान लो इसको, f1 क्यों लिखना, फालतू कंफ्यूजन होगा। f इज इक्वल टू a इंटू ई रेज़ टू द पावर एस टी, a1 ई रेज़ टू द पावर s1t, ऐसा लिख लो आप इसको, ठीक है। और s1 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा, यहां रूट के फॉर्म में मैं अल्फा लिख रहा हूं, तो a1 ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा टी, या सिर्फ अल्फा टी लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। ये अगर सोल्यूशन बनता है तो मेरे इस इक्वेशन का एक्सप्रेशन कैसा बन जाएगा जो मैंने अभी बनाया, ये बनेगा ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी इंटू डी आई बाई डी टी, और देखें क्या क्या आया हुआ है, ठीक है, ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी इंटू डी आई बाई डी टी प्लस ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी इंटू अल्फा आई प्लस ई रेज़ टू द पावर अल्फा टी इंटू अल्फा आई इज इक्वल्स टू एफ, या इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या बताएगा, ये एक्सप्रेशन बनाएगा इन a1, ठीक है। चलो भाई यहां से मुझको a1 की वैल्यू मिल गई। अब इसके अंदर से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हाँ ठीक, चलिए और क्या ध्यान से देखना है हमको, यहां पे डी बाई डी टी ऑफ
जब डिफरेंशिएशन में करूंगा ई रेस टू द पावर अल्फा टी का, ठीक है, इनटू आई, तो ये किसके बराबर बचेगा, a1 के बराबर। तो d बाई डी टी ऑफ ई रेस टू द पावर अल्फा टी इंटू आई, दिस इज व्हाट, a1। ठीक है, ये एक्सप्रेशन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा सर कितना लेंदी चीज़ समझा रहे हैं, बट समझ आ जाएगा एक बार तो, खास तौर पे यूनिवर्सिटी एग्जाम के बच्चों के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर ये समझ आ जाएगा, आप ऐसा बना पाए पेपर में, तो ये डेरिवेशन ही काफ़ी नंबर दे जाएगा आपको। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, हाँ जी बिल्कुल। क्या बचेगा यहाँ पे, ई रेस टू द पावर अल्फा टी इंटू आई इज इक्वल्स टू a1, और इंटीग्रेट किए तो एक और कांस्टेंट आया a2, a1 प्लस a2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, a1 तो था ही था, तो a1t हो जाएगा, ये इसको सही कर लेते हैं, a1 इंटू टी प्लस a2 ई रेस टू द पावर अल्फा टी इंटू आई, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब बताइए आई का एक्सप्रेशन मुझको चाहिए, मुझे तो जनरल इक्वेशन चाहिए। सो देयरफॉर वी कैन से कि i इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर a t को उधर भेज दीजिए, इनवर्स हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस अल्फा टी इंटू a1t प्लस a2। अब बोलिए आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ये था कि नहीं था। जो जनरल सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं, जनरल सोल्यूशन का एक्सप्रेशन यही तो आता है, यही एक्सप्रेशन आता है ना, इसी को याद करते हैं हम लोग। इसके लाने का तरीका ये है, इस तरीके से पूरा सॉल्व होकर के आता है। तो जस्ट ये कि खास तौर पे यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए हमको ये जनरल सोल्यूशन का एक्सप्रेशन समझ में आ गया कि किस तरीके से होता है। और रूट क्या है हमारे पास, s1 एंड 2 इज माइनस ऑफ अल्फा, ठीक है। AJE वाले बच्चों के लिए ये काम का नहीं है, ये जो डेरिवेशन कराया हूँ ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं लास्ट में, आप लोग बस उतना ही याद रखिए, उतना सफिशिएंट है, ठीक है, डन। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, देखिए इसका कंक्लूजन ये बोलता है कि जो भी हमारे सर्किट के अंदर डैम्पिंग का इफेक्ट आ रहा है, देखिए जो भी ऑसिलेशंस हो रहा है किसकी वजह से, LC की वजह से, जो भी डैम्पिंग का इफेक्ट आ रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, दैट इज कंप्लीटली बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट, ठीक है। तो डैम्पिंग इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। कंक्लूजन क्या है इसका, इसका कंक्लूजन ये है कि डैम्पिंग इफेक्ट present in the circuit is only due to resistance। जो बच्चा एकदम डिटेल में डेप्थ में पढ़ना चाह रहा होगा उसके लिए लेक्चर अच्छा लगेगा, बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये लेक्चर बना रहा हूं जानबूझ करके, ताकि अगर एक स्टूडेंट भी अगर ऐसा है जिसको डेप्थ में डिटेल में आखिरी तक समझना था कि एक्सप्रेशन सर कैसे आता है, एक्सप्रेशन तो हम लोग देखते हैं हर जगह देखते हैं, यूज भी होता है, लेकिन उसके पीछे का थ्योरी क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, जिससे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, कैसे लेकर के आते हैं एक्सप्रेशन, तो आपको ये यूजफुल लगेगा ये लेक्चर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सो डैम्पिंग इफेक्ट किसकी वजह से प्रेजेंट हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से। डैम्पिंग कोफिशिएंट अल्फा क्या डिटरमाइन करता है, द रेट एट विच द रिस्पॉन्स इज डैम्प्ड, यानी कि आपका रिस्पॉन्स किस रेट पर डैम्प होगा वो डिसाइड कौन करता है, वो अल्फा डिसाइड करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अल्फा डिटरमाइंस या डिसाइड्स द रेट एट विच the response is damped। ये दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए हमको यहाँ पर, ठीक है। तो किस रेट पर इसको डैम्प किया गया वो बात हमको इस पॉइंट पर समझ में आती है यहाँ से, ठीक है। चलिए, सो दिस इज इट, यही हमको समझना था, यही हमारा क्वेश्चन था एक्चुअल में, और इसी को कैसी सिंप्लीफाई करना था, देखना था कि एक्सप्रेशन। तो सोर्स फ्री आरएलसी का जब सीरीज नेटवर्क होता है ना, तो ये सभी एक्सप्रेशंस हमारे एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। क्या इसका कोई क्वेश्चन भी है क्या सर जो हमको बनाना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन इसमें हो सकता है।
चलिए देखते हैं, एक सवाल आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन क्या हुआ, बोलता है कि एक सर्किट आपको गिवन है, कोई भी सोर्स नहीं कनेक्टेड है इस सर्किट के अंदर, और लिखता है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, ओमेगा नॉट, S1 एंड S2 ऑल्सो स्टेट व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्स विल द सर्किट हैव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 नंबर के अंदर आपको ये सवाल पूछेगा अगर यूनिवर्सिटी में पूछ रहा है तो, और कॉम्पिटिटिव में भी पूछ सकता है आपको ये वाला क्वेश्चन। इसमें से कोई एक या दो चीज मिला करके पूछ लेगा आपको, है ना। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम्स, इंडक्टेंस की वैल्यू है 5 हेनरी और कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 मिली फैरेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा इज R/2L। R कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 1। ठीक है, एक पार्ट कंप्लीट। चलो दूसरा चीज क्या पूछता है, फिर बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज 1/√LC, सो दैट इज 1/√ L कितना है 5 और C कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। 5 2 ज़ा 10 और इंटू 10⁻⁻3 ऊपर जाके +3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी। सो दिस इज 1/5 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। दिस वैल्यू इज 10 रेडियंस पर सेकेंड। और क्या पूछा आपको, और पूछा यहाँ से S1 एंड S2। S1 है माइनस ऑफ अल्फा प्लस √α² माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल हो गया, ये डेरिवेशन करने के समय लग रहा था कितनी बड़ी चीज़ आ रही है। इतना इजी हो जाता है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना अगर आपको ये सब एक्सप्रेशन समझ में आ गए तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस √α का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन। और S2 क्या आएगा, S2 आएगा माइनस ऑफ अल्फा माइनस √1 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया मेरा। यहां से एक्सप्रेशन आ रहा है -1 प्लस J9.94 और दूसरे केस का एक्सप्रेशन क्या बनेगा भाई, दूसरे केस का एक्सप्रेशन बनेगा -1 माइनस 9.94 J। ये आ गई रूट्स की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन होता है इसी के साथ कंप्लीट। डायरेक्टली ये वैल्यू निकल के आ गई यहां से बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लो आप लोग इस वैल्यूज को फटाफट से। और फिर अच्छा, इसमें एक चीज और पूछा ना, एक चीज तो और बताना भूल गया मैं। इसमें लास्ट में आपको पूछा कि व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल रिस्पांस विद द सर्किट है। सर्किट का नेचुरल रिस्पांस क्या होगा। देखिए अल्फा और ओमेगा नॉट का कंपैरिजन कर लीजिए, क्या सिचुएशन बन रही है। तो आप बोलोगे बहुत सिंपल है, सिचुएशन ये बन रही है सर कि अल्फा जो है इट इज स्मॉलर देन ओमेगा नॉट, स्मॉलर देन ओमेगा नॉट। क्या कंडीशन, अंडर डैम्प्ड। ठीक, अंडर डैम्प्ड रिस्पांस। अंडर डैम्प्ड रिस्पांस कंप्लीट ये क्वेश्चन। अब ये तो समझ के बनाए, फटाफट से बनाते क्योंकि अब ये डेटा आपको याद है। यहाँ पे जो की पॉइंट्स था, जो काम की चीजें थी, ये आपको याद है ऑलरेडी। आप जानते हो कि ये क्या होता है एक्सप्रेशन। यही 3 एक्सप्रेशन तो यूज हुआ ना यहाँ पे, जिसको मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया हुआ था। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको AJ एग्जामिनेशन के अंदर बहुत देखने को मिलता है। बन जाएगा आप लोगों से, बहुत आसानी से आप लोग बना लोगे। ठीक है, तो अल्फा स्मॉलर है एज कंपेयर टू ओमेगा नॉट, इस कंडीशन में अंडर डैम्प्ड, बड़ा होता ओवर डैम्प्ड कंडीशन। ठीक, तो आज की क्लास को अब यहीं पर एंड अप करते हैं। आई होप कि आज के छोटा सा सिंपल सा टॉपिक आपको मस्त तरीके से समझ आया होगा, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। कल की क्लास में पैरेलल सर्किट के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस भी बनाएंगे उसके ऊपर।
ठीक है। तो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और मस्त तरीके से ये सीरीज को प्रॉपर देखिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा करिएगा, अच्छा लगेगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। हो सकता है आपको जब डेरिवेशन वाले पार्ट में बोरिंग लगे, स्किप कर दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। AJE के स्टूडेंट्स हैं, स्किप कर दीजिए डेरिवेशन पार्ट को, मत उतना ध्यान से देखिए। हाँ, अगर समय है तो मैं तो बोलूँगा कंसेप्ट वाइज उसको देखते चलिए, साथ साथ समझते चलिए। टाइम कम है, एग्जामिनेशन करीब है, तो स्किप कर दीजिए। मेन चीज़ों को देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि क्या यूज़ करना है आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्विंग के वीडियोस भी आपके लिए आने वाले हैं, खूब सारा लाइव सेशन भी आपके लिए प्लान्ड है यूट्यूब पे, तो बस कनेक्टेड रहिएगा। और जल्दी ही अब एक नया सब्जेक्ट जो है वो भी आपके लिए लाइंड अप है, तो उसके वीडियोस भी आपके लिए आने शुरू हो जाएंगे यूट्यूब पे। तो बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है, बस मस्त तरीके से आप लोग सब कनेक्टेड रहिए, मोटिवेटेड रहिए, बेस्ट वे में पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।